हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेर। एजुकेर करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 30 ऑफ मई के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहने वाला है सेशन, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 18 न्यूज़ को कवर किया है। इनसे रिलेटेड जो स्टैटिक्स पोर्शन उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे और पिछले दिनों में न्यूज़ से रिलेटेड जो न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में पैरेलल डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए खासा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से जुड़ जाइए। और हाँ, वीडियोज़ को 1 मिनट 2 मिनट या एक वीडियोज़ को देखकर जज ना कीजिए। पूरा वीडियो देखिए, पूरा सेशन देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो 2 दिन 3 दिन देखने के बाद आप जज कीजिए। आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अन्यथा आप सर्च कर सकते हैं एजुकेर स्पेस करंट स्पेस अफेयर्स। एजुकेर करंट अफेयर्स सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है मणिपुर सेलिब्रेट सिरोही लिली फेस्टिवल। सिरोही लिली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हमारा आंसर बनेगा मणिपुर। ये है मणिपुर। यहाँ पे देख सकते हैं आप मैप में, जहाँ पे 3 बॉर्डर स्टेट्स को कवर करता है। ऊपर आ गया नागालैंड, नीचे आ गया मिजोरम, फिर यहाँ पे असम। और ये इसका 4th एडिशन था सिरोही लिली फेस्टिवल का। एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, आप सिंपल इतना याद रख लीजिए, सिरोही लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। और सिरोही लिली का मतलब होता है स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर। स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर इसका नाम, इसका मतलब होता है सिरोही लिली का। ठीक है। और ये मई से जून मंथ के बीच में मनाया जाता है। मई लास्ट में मनाया जाता है, जून की स्टार्टिंग तक ये मनाया जाता है। इसे जो वहाँ के गवर्नर है ला गणेशन, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया था। और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। इतना आप याद रख लीजिए। एग्जाम में सिंपल इतना पूछा जाएगा कि सिरोही लिली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर होना चाहिए मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर के भी किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया? उखरूल डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया। उखरूल डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया। रिसेंटली केरला ने भी अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, और ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट है, पहलगाम और दाचिगम। इन पहलगाम और दाचिगम 2 स्टेट्स में फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर इन पहलगाम एंड दाचिगम, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में सेलिब्रेट किया गया। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस का इनॉग्रेशन किया है। रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस ये क्या करेगा? जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उन बच्चों को कंपटीशन फाइट करने के लिए प्रिपरेशन करवाएगा। एक तरह से कोचिंग सेंटर है, रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस। और यूनिवर्सिटीज़ जैसे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन करवाई जाएगी, उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इसे किसने इस्टेब्लिश किया है? इंडियन आर्मी ने। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है? मणिपुर में से इस्टेब्लिश किया है। तो ये भी आप न्यूज़ साथ में याद करते हुए चलिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगली न्यूज़ है परम पोरुल। परम पोरुल एक सुपर कंप्यूटर है। इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर? एनआईटी तिरुची में। एनआईटी तिरुची यानी तिरुचिरापल्ली, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली एक एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहीं पे एनआईटी तिरुची में परम पारुल का जो सुपर कंप्यूटर, इसका इनॉग्रेशन किया गया। इनॉग्रेशन करने का मतलब है इसे इस्टेब्लिश किया गया है। और किस किस के द्वारा? एक तो एनआईटी तिरुची के द्वारा, और इसके किसके साथ मिलकर? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC, जो कि कहाँ पर बेस्ड है? पुणे बेस्ड है CDAC। इसके साथ मिलकर एनआईटी तिरुची ने सुपर कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन किया है, परम पोरुल। और ये परम पोरुल है, ये है 2nd फेज ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत इंस्टॉल किया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, जिसे 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया था। और इस मिशन का मकसद है कि सुपर कंप्यूटर्स की जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स लाया जाए। और इसी का जो मिशन, इसका 2nd फेज चल रहा है। और इसी 2nd फेज के अंदर एनआईटी तिरुची में रिसेंटली परम पारुल सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया। इसकी स्पीड अगर पूछा जाए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में पूछने के चांसेस स्पीड्स के ज़्यादा रहते हैं, तो 838 टेराफ्लॉप। 838 टेराफ्लॉप। इंडिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वो कौन सा है? परम सिद्धि AI। और परम सिद्धि AI की स्पीड है 5.267 पेटाफ्लॉप्स। और पेटाफ्लॉप्स टेराफ्लॉप से 1000 गुना ज़्यादा होता है। और आप देख सकते हैं ये इसे 6 गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है। जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वह है परम पारुल से। तो इतना आप याद रख लीजिए, इतना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। और बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ।
अगली न्यूज़ है इंडियन आर्मी एंड बांग्लादेश नेवी। इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी कंडक्टेड थर्ड बोंगो सागर एक्सरसाइज। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा बोंगो सागर एक्सरसाइज इंडिया किस देश के साथ आयोजित करवाता है, तो आंसर बनेगा बांग्लादेश के साथ कंडक्ट करवाता है। और रिसेंटली इसे किस किस स्थान पर कंडक्ट किया गया है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो पोर्ट ऑफ मोंगला कहाँ पर, बांग्लादेश में। पोर्ट ऑफ मोंगला कहाँ पर, बांग्लादेश में। आप ये दे सकते हैं, ये बांग्लादेश के ये बांग्लादेश है रेड सीड में, और यहाँ पे है पोर्ट ऑफ मांगला, और पोर्ट ऑफ मांगला में इसे कंडक्ट किया गया। और इंडिया की तरफ से कौन कौन सी शिप ने पार्टिसिपेशन लिया, तो इंडिया की तरफ से 2 शिप्स ने पार्टिसिपेशन लिया, INS खोरा ने और INS सुमेधा ने। INS सुमेधा और INS खोरा। ये INS खोरा वही शिप है जिसने रिसेंटली बांग्लादेश में जो 4th जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉरपेट जो आयोजित हुआ था, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जिसे बांग्लादेश की नेवी के साथ अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया था, उसमें भी INS खोरा ने पार्टिसिपेशन लिया था, 4th कॉरपेट। और ये कहाँ कंडक्ट हुई थी, ये बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट हुई थी कॉरपेट। तो इसे साथ में से याद रख लीजिए। और बोंगो सागर इसका 3rd एडिशन है। फर्स्ट एडिशन इसका 2019 में आयोजित हुआ था, उसके बाद 2020 में, फिर 2021 में कोविड के कारण नहीं हो पाया, और डायरेक्ट अब 2022 में इसका 3rd एडिशन हुआ था। ये आप याद रखिए। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू बिल्ड 18,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज इन फाइनेंशियल ईयर 2023। हाईवे की स्पीड्स 2021 में हमने अच्छे से 2020 में हमने अच्छी स्पीड पकड़ ली थी, यानी 37 किलोमीटर हर डे के हिसाब से हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। लेकिन 2021 में कोविड के कारण ये रिड्यूस होकर 28.64 किलोमीटर रह गया, और अब इसको डायरेक्ट 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से ये टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसे कौन बनाएगा, नेशनल जो NHAI है, इंडिया की नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इसके द्वारा इसे बनाया जाएगा। और तो याद रखिए, इंडिया के टारगेट रखा है 18,000 किलोमीटर 2022-23 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसे बनाया जाएगा। और इंडिया ने एक और टारगेट रखा है कि 2025 तक 2025 तक 2 लाख किलोमीटर का हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 2025 तक। तो ये भी आप याद रखिए। और NHAI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन का नाम है अलका उपाध्याय। इसके चेयरपर्सन का नाम है अलका उपाध्याय, चेयरमैन नहीं चेयरपर्सन। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट हैज सोल्ड इट्स 29.58% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहले गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, होली गवर्नमेंट ओन्ड, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने शेयर्स प्राइवेट प्लेयर्स को बेचते गए गवर्नमेंट, और अब ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे पहले 2002 में 26% ऑफलोडेड किया गया, किसको, वेदांता ग्रुप को। फिर इसी वेदांता ग्रुप को 18.92% स्टेक दिया गया 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ऐसे करके वेदांता के पास टोटल 64.92% के साथ इसने अपना गुलाम बना लिया, किसको, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। यानी अभी इसकी सब्सिडरी हो चुकी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और अभी रिसेंटली 29.58 जो कुछ बचा था इसको भी डाइल्यूटेड कर दिया गया है। तो इतना आप याद रखिए। और इसे जो अगर इसका अमाउंट पूछा जाए, अभी शेयर मार्केट की वैल्यू है उसके हिसाब से 38,000 करोड़ के वैल्यूएशन है इसका, 29.58% स्टेक की वैल्यू। लेकिन इसकी फाइनल डील जब होगी उसमें क्या प्राइस रहती है उसके हिसाब से ये अमाउंट होगा, लेकिन आपको याद रखना 38,000 करोड़। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो बजट में अनाउंस किया गया था कि 65,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसमें से 20,500 करोड़ का LIC के 3.5 स्टेक्स को सेल करके IPO में इसे प्राप्त कर लिया है। बाकी 38,000 यहाँ से, इस हिसाब से ओवरऑल कितना हो गया, 58,500। अब कितना थोड़ा बहुत बचा है, ये भी डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट अपना टारगेट अचीव कर ही लेगी। तो आप याद रख लीजिए, हिंदुस्तान एग्जाम में अगर पर्सन कैसे फ्रेम होगा, हिंदुस्तान रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोल्ड इट्स स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हाउ मच स्टेक, तो आंसर होगा 29.5% स्टेक डाइल्यूटेड कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इफ़ माई स्पीड इज़ टू फास्ट प्लीज़ कॉमेंट मी ऑन बॉक्स कि मेरी स्पीड ज़्यादा है कम है, आप प्लीज़ बताइए मुझे, उस हिसाब से मैं अपनी स्पीड को मेंटेन करता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नेशनल अचीवमेंट सर्वे इन शॉर्ट NAS 2021 रिपोर्ट ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टेट रिपोर्ट कार्ड ऑन एजुकेशन।
ऑन एजुकेशन रिलीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NAS 2022 नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसे रिलीज किसने किया? एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो पहला प्रश्न यही होगा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे किसके द्वारा रिलीज किया गया। पहली बात एजुकेशन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे रिलीज किया गया। और अगर ये पूछा जाए कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के किस डिपार्टमेंट ने इसे रिलीज किया है तो फिर आंसर बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा इसे बनाया गया या इसे रिलीज किया गया, इस रिपोर्ट को। पहला प्रश्न तो यही फ्रेम होता है। अब इस रिपोर्ट का क्या कहना है? इस रिपोर्ट का कहना है कि जो नेशनल एवरेज है एजुकेशन का, किस किस क्लास का? 3rd, 5th एंड 8th क्लास का, इसका जो नेशनल एवरेज एजुकेशन है उससे जो एवरेज है उससे मैक्सिमम स्टेट्स एवरेज से नीचे ही है। और अगर पिछली रिपोर्ट जो 2017 में रिलीज़ की गई थी उस रिपोर्ट को अगर देखें तो इसमें एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है या एजुकेशन परफॉर्मेंस है इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। और नेशनल एवरेज से सिर्फ 4 स्टेट है जिन्होंने नेशनल एवरेज से अबव परफॉर्मेंस दिखाई है। केरला ने दिखाई है, राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने और पंजाब ने। और इन सभी स्टेट में से महाराष्ट्र ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और बाकी सभी स्टेट्स ने नेशनल एवरेज से भी कम दिखाया है परफॉर्मेंस को। अगर एग्जाम में अगर प्रश्न फ्रेम होता है तो ये फ्रेम हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इन 4 को दे दिया जाएगा और 5th ऑप्शन दे दिया जाएगा जो इस लिस्ट में नहीं होगा, जो नेशनल एवरेज में नहीं होगा। तो अपना आंसर वो आंसर होगा जो 5th, जो अगर पूछा जाएगी कौन सा नेशनल एवरेज के बिलो है तो फिर 5th आंसर जो इनमें से चारों में से नहीं होगा वो आपका आंसर होगा। और इसे NCERT का भी इसमें रोल है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT इन शॉर्ट। और इसने क्या किया है? 22 लैंग्वेजेस में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। तो आप इसका NCERT का भी इसमें रोल रहा है, ठीक है। इतना आप याद रख लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 80% स्टूडेंट्स के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है। अगर 8th क्लास के बच्चों की बात करें तो इनके पास 80% बच्चों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़, RBI अप्रूव्स ट्रांसफर ऑफ 30,307 करोड़ एज सरप्लस टू द गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2021-2022। फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। कितना RBI ने दिया है? 30,307 करोड़। और ये पिछले 10 सालों में सबसे लोएस्ट है, इससे कम RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं दिया है। पिछली बार अगर आपको पता है तो 90,000 कुछ करके 99,000 रुपये का 99,000 करोड़ रुपये का हाईएस्ट सरप्लस दिया था। और अब कितना गिर कर आ गया है? 30,307, यानी 1/3 घट चुका है, मोर देन, ठीक है। और इतना आप याद रख लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना सरप्लस दिया है? 30,307 सरप्लस दिया है। और इसी के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आप याद रख लीजिए कि ये कमेटी है बिमल जालान कमेटी। और बिमल जालान कमेटी ने एक रिपोर्ट बताई है कि इस रिपोर्ट में ये कहा है कि आप सरप्लस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे ही रहे हो, लेकिन एक टर्म में आप याद रख लीजिए कि कंटिजेंसी रिस्क बफर की जो परसेंटेज है वो भी आप मेंटेन रखिए, यानी 5.5%। आपका जितना भी बैलेंस शीट का रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का 5.5% आप अपने एज ए रिस्क बफर आप मेंटेन कीजिए, मिनिमम बैलेंस। और जो मुसीबत समय है उसमें काम में लेने के लिए, कहने का मतलब है आप कंप्लीट जितना भी सरप्लस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मत दीजिए। 5.5% तो आप कंटिजेंसी रिस्क बफर के नाम पर इसे अपने पास रखिए। तो ये रिपोर्ट ये किसने कहा है? बिमल जालान कमेटी ने इसे बताया है। अगली न्यूज़ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन शॉर्ट IPPB introduce issuer charges for the AEPS। AEPS मीन्स आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है? देखिए, आप ATM से कार्ड लगा के स्विप करके आप पेमेंट निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, कैश डिपॉजिट करवा देते हैं, बैलेंस इंक्वायरी ले लेते हैं। लेकिन बिना कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड नंबर और आपका बैंक नेम, इन 2 चीज़ों से ही अगर आप पेमेंट ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि डिपॉजिट करा सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी और कई 5 जिसमें इंक्लूड है, आप 5 प्रकार के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं AEPS के थ्रू। और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने रूल्स निकाले हैं कि क्या क्या चार्जेस होंगे AEPS के रिगार्डिंग। तो अगर एग्ज़ाम में प्रश्न फ्रेम होगा तो ये होगा कि IIPB जो कि ओनली गवर्नमेंट ऑन पेमेंट बैंक है, ओनली गवर्नमेंट ऑन पेमेंट बैंक है, इसने AEPS के रिगार्डिंग रूल्स रिगार्डिंग निकाले हैं। आप बताइए इस AEPS में P का क्या मतलब है? तो आंसर होगा पेमेंट। ये इसमें एग्जाम में फ्रेम होगा प्रश्न, और कुछ प्रश्न फ्रेम नहीं होगा। या पूछ सकता है A का क्या मतलब है, S का क्या मतलब है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो उसके MD एंड CEO जे वेंकटरमन और एस्टैब्लिश इसकी स्थापना हुई थी 2018 में।
टोटल ये जिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये काम करता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। आपका बैंक आपके द्वार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन बनती है। अगली न्यूज़ है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल एंड HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लॉन्च्ड को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड। कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड। देखिए रुपए किसके अंडर काम करता है? रुपए लॉन्च किया है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था रुपए क्रेडिट कार्ड। और रुपए क्रेडिट कार्ड जो कि कॉन्टैक्टलेस यानी आपको स्विप करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको मशीन के सामने शो करना है और वो बिना टच किए आपके डिटेल्स को कैच कर लेगा और आपका पेमेंट डिटेक्ट कर देगा। यह है कॉन्टैक्टलेस। और इसका क्रेडिट कार्ड HPCL के साथ मिलकर कौन बना रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की कंप्लीट सब्सिडरी है। तो याद रखिए, सिंपल इतना एग्जाम में पूछा जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किसके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर बनेगा HPCL के साथ मिलकर। इस कार्ड का क्या यूज़ होगा? आप ग्रोसरीज में यूज़ कर सकते हैं, आज HPCL के पेट्रोल पंप्स पर यूज़ कर सकते हैं, यूटिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी कुछ बेनिफिट्स है, रिवॉर्ड्स वगैरह काफ़ी कुछ मिलेंगे। और अगर बात करें रिसेंटली को ब्रांडेड कार्ड किस किस बैंक ने लॉन्च की है, तो एक तो लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने किसके साथ मिलकर? रेटेलियो के साथ मिलकर। रेटेलियो के साथ मिलकर, जो कि फार्मा इंडस्ट्री के एक रिटेलर प्लेटफॉर्म है, फार्मा प्लेटफॉर्म है। और इसी के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। और रिसेंटली एक्सिस बैंक के साथ किस कंपनी ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर बनेगा स्पाइसजेट ने। स्पाइसजेट ने, एविजन कंपनी। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है HDFC सिक्योरिटीज़ लॉन्चेस रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म HDFC मनी फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप डीमैट अकाउंट की हिसल नहीं पालना चाहते, इस प्रकार की मुसीबत लेना नहीं चाहते, आप सिंपल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, डीमैट अकाउंट होता क्या है? डीमैट अकाउंट जैसे आपको बैंक अकाउंट में अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, स्टोर करना है, तो आपको चाहिए बैंक अकाउंट। वैसे ही अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदना है, बेचना है, तो आपको ज़रूरी है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट, बिना डीमैट अकाउंट के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसमें? म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है HDFC मनी। और इसे लॉन्च किसने किया है? HDFC सिक्योरिटीज़ ने। HDFC बैंक के होल्डिंग कंपनी या होल्डिंग के सब्सिडरी कंपनी HDFC सिक्योरिटीज़, इसी ने लॉन्च किया है HDFC मनी। और ये रोबोटिक एडवाइजरी है, यानी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बताएगा कि कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, यानी ये आपको असिस्ट करेगा एज ए इन्वेस्टर। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए कि HDFC मनी का रोल क्या है और इसे किसने लॉन्च किया है? HDFC सिक्योरिटीज़ ने इसे लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली इंडियन बैंक ने ई ब्रोकिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। ई ब्रोकिंग एप्लीकेशन है, इसका क्या यूज़ होगा? ये डीमैट अकाउंट जैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करवाएगा, आप आसानी से घर बैठे ही ट्रेड कर सकते हैं ई ब्रोकिंग के थ्रू। और ये किसने लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक का है ई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है न्यू डेवलपमेंट बैंक या हम कह सकते हैं ब्रिक्स बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में, इज सेट टू ओपन इंडियाज़ रीजनल ऑफिस इन गुजरात गिफ्ट सिटी। देखिए गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होती है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, इन शॉर्ट गिफ्ट सिटी। और ये कहाँ पर? गुजरात में बनने जा रही है, गांधीनगर में। ठीक है, इतना आप इसमें याद रखिए। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इन शॉर्ट ब्रिक्स बैंक है, ये अपना रीजनल ऑफिस ओपन खोलने जा रहा है। कहाँ पर? गुजरात की गिफ्ट सिटी में। और ये रीजनल ऑफिस किस किस के लिए होगा? इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए, यानी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया और बांग्लादेश, इनके लिए रीजनल ऑफिस काम करेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसी ने अपना न्यू ऑफिस कहाँ, रीजनल ऑफिस कहाँ खोलने जा रहा है? गुजरात की गिफ्ट सिटी में। सिंपल इतना आपको याद रखना है। और अच्छा, NDB के अभी प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्रेडो ट्राइजो। मैक्रोस प्रेडो ट्राइजो। अगली न्यूज़ है SBI इंट्रोड्यूस्ड पर्सनल लोन प्रोडक्ट एक्सप्रेस क्रेडिट ऑन योनो। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आप सैलरीड कस्टमर है SBI के, तो आप एक्सप्रेस क्रेडिट जो ऑप्शन है योनो एप्लीकेशन में, उस एप्लीकेशन में आप जाइए और आप 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी पेपर वर्क के। बिना किसी पेपर वर्क के इसे बोलते हैं पर्सनल लोन, अगर आप सैलरीड पर्सन है। एक्सप्रेस से मुझे रिमाइंड, अगर मुझे याद आ रहा है कि
30 मिनट्स एक्सप्रेस कार लोन, ये किसने लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने, HDFC बैंक ने 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन लॉन्च किया है। और सैलरीड पर्सन के लिए HDFC ने कौन सा रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम है स्पॉट ऑफर, स्पॉट ऑफर। और स्पॉट ऑफर कहाँ लॉन्च किया है? व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप के साथ मिलकर स्पॉट ऑफर लॉन्च किया HDFC ने, और ये भी सैलरीड पर्सन को पर्सनल लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा स्पॉट ऑफर HDFC का। और एक्सप्रेस क्रेडिट ये काम करेगा SBI के लिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है किशोर जयरमन रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। इसी मई मंथ 2022 में 3 पर्सनैलिटीज़ को ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन की जो महारानी है उनके द्वारा 3 लोगों को दिया जा चुका है। थर्ड पर्सन है किशोर जयरमन। किशोर जयरमन कौन है? किशोर जयरमन है इंडिया का जो मतलब रोल्स रॉय का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है इंडिया की तरफ से, उसके प्रेसिडेंट है किशोर जयरमन। और इनके जो UK, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया की जो ट्रेड डील्स है इनमें इनका काफ़ी रोल रहा, और इन्हीं के प्रमोशन के रिगार्डिंग ये अवार्ड दिया गया है ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, जो कि UK का 2nd हाईएस्ट अवार्ड है। और इसे किसको दिया गया? किशोर जयरमन को दिया गया। अगर पूछा जाए किशोर जयरमन कौन है, तो ये प्रेसिडेंट है रोल्स रॉय के, जो कि इंडिया एंड साउथ रीजन के ऑफिस को हेड करते हैं। अच्छा, 2 पर्सन और कौन कौन से जिनको मई मंथ में अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया, यानी ये ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया। तो फर्स्ट है डॉक्टर G कृष्णमूर्ति, या हम कह सकते हैं गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। डॉक्टर गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति ये एक CEO है एंड फाउंडर है पेन लोन कंपनी के। पेन लोन कंपनी जो कि हेल्थ रिलेटेड कंपनी है, हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी है। और ये कहाँ की कंपनी? UK की कंपनी है। और इसे हेड कौन करते हैं? इंडियन ओरिजिन डॉक्टर G कृष्णमूर्ति, इन शॉर्ट एंड फुल फॉर्म गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। और सेकेंड अवार्ड किसे दिया गया? अजय पीरामल को ये अवार्ड दिया गया, जो कि पीरामल ग्रुप के हेड है। और इन्हीं को भी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग दिया गया था। अगला प्रश्न है अभिलाषा बराक बिकेम फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में पहली महिला बन गई है कॉम्बैट एविएटर, और ये बनने वाली 26 ईयर ओल्ड 26 साल की अभिलाषा बराक पहली महिला बन गई है। ये कहाँ से आती है? ये हरियाणा से आती है। अच्छा, कॉम्बैट एविएटर कौन होते हैं? कॉम्बैट एविएटर होते हैं जो ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे। और ये कहाँ उड़ाएंगे, किस जगह उड़ाएंगे? तो ये उड़ाएंगे जैसे रेस्क्यू हुआ, किसी का बचाव कार्य हो, उसमें इनको उड़ाया जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करानी है किसी आपदा में या किसी ह्यूमन मेड नेचुरल क्लाइमिटीज़ में, किसी भी प्रकार की क्लाइमिटीज़ होती है उसमें अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करानी है तो इस हेलीकॉप्टर का यूज़ होगा। और अगर किसी प्रकार की अगर कॉम्बैट होती है, युद्ध होता है, तो उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए ये हेलीकॉप्टर यूज़ होगा। और इसी को कौन उड़ाएगा? अभिलाषा बराक, जो कि उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है। आप समझ गए होंगे कॉम्बैट एविएटर का मतलब क्या होता है। कॉम्बैट एविएटर का मतलब क्या होता है, तो इनका नाम याद रखिए, अभिलाषा बराक, जो कि हरियाणा से आती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पे बढ़ने से पहले मेरा प्रश्न आपसे ये है, इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? तो आंसर बनेगा जनरल मनोज पांडे। अगली न्यूज़ है अनवर हुसैन शेख विल चेयर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, इस नाम से आप समझ सकते हैं कि ट्रेड में अगर कोई बैरियर्स होते हैं उनके टेक्निकल बैरियर्स होते हैं उनको देखने के लिए काम करेगी कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। और इसको हेड कौन करने जा रहे हैं? अनवर हुसैन शेख। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं? क्योंकि ये इंडियन ऑफिसर है टू द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू जेनेवा। इसमें परमानेंट मिशन टू जेनेवा जो इंडिया के जो ऑफिसर है यही हेड करेंगे, अनवर हुसैन शेख यही हेड करेंगे कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। देखिए सिंपल भाषा में बात करें तो 2 देशों में ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, इस देश में और इस देश में ट्रेड हो रहे हैं। इन दोनों ट्रेड में क्या WTO के द्वारा बताए गए जो स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा, या समझ लीजिए अगर कोई अफ्रीकन कंट्री है और अमेरिकन कंट्री को कोई एक्सपोर्ट कर रही है तो इसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखने का काम करेगा कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, यानी ट्रेड में किसी प्रकार का बैरियर नहीं होना चाहिए, ये मकसद है इस कमेटी का। और इसे हेड कौन करेंगे? अनवर हुसैन शेख। और ये कहाँ से आते हैं? इंडियन ऑफिसर है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बांग्लादेश ऑफर्स
चिटागांव पोर्ट टू यूज़ बाय इंडिया। इंडिया को चिटागांव पोर्ट यूज़ करने के लिए दे दिया गया है। किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया गया है। ये आप मैप में देख सकते हैं। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया कि मोंगला पोर्ट यहाँ पर है और चिटागांव पोर्ट यहाँ पर है। चिटागांव पोर्ट यहाँ पर है, दोनों बिल्कुल आप देख सकते हैं मैप में, और यहाँ पे कोलकाता पोर्ट है। तो चिटागांव पोर्ट इंडिया को देंगे कि इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न जो अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से फिर इंडिया में, और मतलब दोनों देशों में ट्रेड को बढ़ाने के लिए और इंडिया में भी आपस में ट्रेड को बढ़ाने के लिए इस पोर्ट का काफ़ी महत्व है, काफ़ी यूज़ होगा। और इसी को बढ़ाने के लिए चिटागांव पोर्ट बांग्लादेश ने इंडिया को दे दिया है यूज़ करने के लिए। तो अब इंडिया बांग्लादेश में काफ़ी ईजी होगा ट्रेड करना। और दूसरी चीज़ ये 90% अगर बांग्लादेश का कोई ट्रेड होता है ना पोर्ट से, तो वो कहाँ से होता है? इसी पोर्ट से होता है, चिटागांव पोर्ट से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और ये जितने भी ओल्डेस्ट पोर्ट्स है उनमें से वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है चिटागांव पोर्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए। और अभी न्यूज़ में है तो इंडिया के लिए हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, और इंडिया के ट्रेड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ओवरऑल सबके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, पिछले प्रश्न में अगर WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और इसमें 164 कंट्रीज़ मेंबर है, और 164th कंट्री जो है वो है अफ़गानिस्तान इसकी 164th कंट्री है, मेंबर कंट्री। ये भी आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा इन शॉर्ट ND बत्रा रिजाइंस एज ए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, दो इंस्टीट्यूशंस के प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने कहा देखिए मेरे बस की बात नहीं है दो इंस्टीट्यूशन को हेड करना, मैं सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन को हेड करूँगा, उसका नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और मैं इससे रिज़ाइन दे रहा हूँ। और इसने रिसेंटली रिज़ाइन दे दिया है ND बत्रा ने। और अभी हाईकोर्ट ने इनके रिज़ाइन करते ही एज ए टेम्परेरी अनिल खन्ना को एक्टिंग चीफ के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक्टिंग चीफ फॉर ए टेम्परेरी टाइम। किसे अपॉइंट किया गया है? अनिल खन्ना को हाई कोर्ट के द्वारा। और रिसेंटली इनकी वोटिंग हो जाएगी, अगले 1 से 2 महीने में इसकी वोटिंग हो जाएगी, और नए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए जाएंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। और इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन के कौन है? ND बत्रा। ये भी कंटिन्यू है, इतना आप याद रखिए। लास्ट न्यूज़ है, गोपाल विट्ठल अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO भारती एयरटेल। MD एंड CEO भारती एयरटेल के गोपाल विट्ठल को फिर से अपॉइंट कर लिए गए। इसे याद रखने की आपको मैं ट्रिक बताऊं, इनको फिर से अपॉइंट कर दिया गया। देखिए जियो से इसकी वोट लगते लगते किसने बचाया है? गोपाल विट्ठल ने। जियो से एयरटेल की वोट लगते लगते किसने बचाया है? गोपाल विट्ठल ने। आपको पता है जियो की परफॉर्मेंस कितनी हाई गई थी, और इसमें एयरटेल का बचना मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी इसने सर्वाइव कर लिया है जियो के सामने। और इसकी वोट लगते लगते किसने बचाया है? गोपाल विट्ठल ने। और इसी के रिगार्डिंग फिर से इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है भारती एयरटेल की सक्सेस को देखते हुए। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में 31 टॉप में के में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।